हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्रमचय और संचय, यानी कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रमचय क्या होता है, क्रमचय क्या होता है, परमुटेशंस क्या होता है। तो इसे मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक बार लेकर जितने संभव प्रकार के क्रमों में रखा जा सकता है उनमें से प्रत्येक क्रम को क्रमचय कहते हैं। उनमें से प्रत्येक क्रम को क्रमचय कहते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 वस्तुएं हैं ए बी सी। अब इन 3 वस्तुओं में से मैं 2 को ले रहा हूं। यहाँ देख रहे हैं ना कि दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को, इसमें से कुछ भी ले सकते हैं या सभी। तो मेरे पास 3 वस्तुएं, इसमें से मैं 2 को ले रहा हूं। तो ए बी सी 3 वस्तुओं में से मैं 2 को लेकर जितने संभव प्रकार से हम लोग क्रम में रख सकते हैं। अगर मैं इसमें से 2 को लूं तो ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, सी ए भी हो सकता है, या बी ए भी हो सकता है, सी बी भी हो सकता है, या ए सी भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जितने भी आपके संभव प्रकार दिख रहे हैं ना, तो ये टोटल आपके 6 प्रकार दिख रहे हैं। इनमें से प्रत्येक ये क्रम को क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। ये सब क्या है, आपके क्रमचय कहलाएंगे। यानी यहां से परिभाषा से क्लियर हो गया कि दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक बार लेकर जितने भी संभव प्रकार के क्रमों में हम रख सकते हैं, प्रत्येक को क्रमचय कहते हैं। अब बात आती है कि संचय क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो संचय को मैं यहाँ परिभाषित कर देता हूं। अभी हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं, इसके बारे में डीपली हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, तो समझ लेते हैं ना कि पहले क्रमचय और संचय होता क्या है। चलिए, संचय की बात करें तो इसकी परिभाषा हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक बार लेकर विभिन्न प्रकार के समूह बनाए जाए तो इनमें से प्रत्येक समूह को संचय कहते हैं। अब देखिए, दोनों में फर्क है। यहाँ विभिन्न प्रकार के क्रम के बारे में बात हो रही है, यहाँ क्रम की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग समूह की बात कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क है, ठीक है। अगर मान लीजिए समूह की बात करेंगे तो समूह में इधर उधर क्रम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि अगर मैं कहूं कि राजू, मोहन और सोहन 3 दोस्तों का समूह है, तो मैं सोहन मोहन राजू कहूं या मोहन राजू सोनू कहूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी कि समूह में क्रम का इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसको इधर उधर करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ कहूं कि हमारे पास 3 वस्तुएं हैं ए बी सी, और इसमें से मैं कह रहा हूं 2 को लेकर, तो 2 को लीजिएगा, 2 कर लीजिएगा, तो कैसे समूह बनेंगे आपके? ए बी बन सकता है, बी सी बन सकता है, और सी ए बन सकता है। आप कहोगे कि सर बी ए नहीं, वो बी ए कहो या ए बी कहो एक ही बात है, सी बी कहो या बी सी कहो एक ही बात है, सी ए कहो या ए सी कहो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ समूह की बात हो रही है।
तो समूह में क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो यही फर्क है क्रमचय में और संचय में, समझ में आ गए। तो इसमें जो है क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें समूह को देखना है, ठीक है। तो हमने देखा संचय क्या होता है कि दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक बार लेकर विभिन्न प्रकार के समूह बनाए जाएं, तो इनमें से प्रत्येक समूह को हम लोग संचय कहेंगे। और इनमें दी हुई वस्तुओं क्रमचय के लिए दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर एक बार लेकर जितने भी संभव क्रम में रखे जा सकते हैं, उनमें से प्रत्येक क्रम को क्रमचय कहते हैं। यानी हमें यहाँ ये पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग वस्तुओं को भिन्न भिन्न तरीके से सजाने का तरीका देखने वाले हैं कि कितने तरीके से किसी वस्तु को सजाया जा सकता है, रखा जा सकता है, या किसी कुछ वस्तुओं में से कैसे कुछ वस्तुओं को चुना जा सकता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वैसे तो हम लोग क्रमचय और संचय का डेफिनेशन समझ गए, लेकिन इसे और ज्यादा डीपली हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी बस बेसिक इसका देख रहे हैं। तो हम लोग जो एक्सरसाइज 7.1 में यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टीज है, उनको समझ लेते हैं। क्रमचय और संचय का टॉपिक यहीं पे रोककर इसे हम लोग फिर से दोबारा आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं अब। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुणन सिद्धांत। गणना के आधारभूत सिद्धांत की बात करते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका गुणन सिद्धांत, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो चलिए देखते हैं गुणन सिद्धांत क्या होता है। यदि किसी कार्य ए को करने के m भिन्न तरीके हो और इसके प्रत्येक तरीके के संगत किसी दूसरे कार्य बी को करने के n भिन्न तरीके हो, तथा सी एक ऐसा कार्य है जो ए और बी दोनों के होने पर होता है, तो कार्य सी के करने का कुल तरीका जो होगा m गुना n हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझ लिया जाए, बड़ा अच्छा रहेगा। मान लीजिए यहां पर एक स्थान है, इसका नाम कुछ दे दिया जाए। चलिए मैं यहां पे छपरा दे देता हूं, छपरा, और यहां दे देता हूं, क्या दे दिया जाए, कुछ दे दिया जाए जी, हाजीपुर, हाजीपुर, ठीक है। और यहां पे मैं देता हूं पटना, पटना, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि छपरा से हाजीपुर जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं। छपरा से हाजीपुर जाने के कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। मतलब कि दो रास्तों से हम लोग जा सकते हैं, दो तरीका है छपरा से हाजीपुर जाने का। एक ये वाला रास्ता जा रहा है और दूसरा वाला यहां से ऐसे जा रहा है। अब अगर मुझे अब हाजीपुर से पटना जाना है तो मेरे पास एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। तो मेरे पास हाजीपुर से पटना जाने के तीन रास्ते हैं, देख रहे हैं ना, तीन तरीका है। यहाँ से हाजीपुर से पटना जाने के मेरे पास तीन रास्ते हैं। अब जो भी रास्ते हैं उससे कोई हमें बहस नहीं है। अब मैं कहूं कि छपरा से पटना जाने के लिए, तो छपरा से पटना जाने के लिए हमें हाजीपुर होकर ही जाना होगा, देख रहे हैं ना। छपरा से पटना जाने के लिए मुझे हाजीपुर ही होकर जाना होगा। हो सकता है कि मैं इस रास्ते से जाकर और फिर यहाँ पे चला जाऊं, फिर इस रास्ते जाके यहां से चला जाऊं, दूसरा तरीका यहां से जाकर मैं इस रास्ते से चला जाऊं, या फिर दूसरे रास्ते पकड़ूंगा यहां से, तो एक इससे जा सकता हूं, इससे जा सकता हूं, इससे जा सकता हूं, है ना। यानी जाऊंगा तो मैं हाजीपुर होकर ही, छपरा से पटना जाना है अगर मुझे तो हाजीपुर होके ही जाऊंगा। तो यहां समझिए, अगर कोई एक कार्य को करने के m तरीके हैं, तो देख रहे हैं छपरा से हाजीपुर जाने के दो तरीके हैं और इसके प्रत्येक तरीके के संगत दूसरे कार्य b को करने, यानी कि हाजीपुर से पटना जाने में देख रहे हैं मुझे इसी रूट से होकर, अगर हाजीपुर से पटना जाना है तो इसी के संगत यह तरीका जा रहा है, क्योंकि छपरा से होकर ही यह रूट पटना को जा रहा है हाजीपुर से होते हुए, ठीक है। तो यहां से समझिए, छपरा से हाजीपुर जाने के दो तरीका, हाजीपुर से पटना जाने के तीन तरीके हैं। तो छपरा से पटना जाने के कितने तरीके होंगे, तो यहां देख रहे हैं एक सी कार्य ऐसा है जो ए और बी दोनों के होने पर होता है, यानी कि यहां से यहां जाने और यहां से यहां जाने, ये दोनों काम होने पर ही, अगर यह कार्य ए है और यह कार्य बी है, छपरा से हाजीपुर जाना कार्य ए कहला रहा है, छपरा हाजीपुर से पटना जाना कार्य बी कहला रहा है। तो अगर मैं कहूं छपरा से पटना जाना है, यानी कि कार्य ए भी हो रहा है और कार्य बी भी हो रहा है, दोनों हो रहा है, यानी कि सी एक ऐसा कार्य है जो ए और बी दोनों के होने पर होता है। तो सी को करने का कुल तरीका, यानी कि छपरा से पटना जाने का कुल तरीका, छपरा से पटना जाने का
कुल तरीका, कुल तरीका, कुल तरीका क्या हो जाएगा आपका? तो या m गुना n देख रहे हैं ना, तो यानी आ जाएगा, यहाँ के लिए 2 तरीका था, यहाँ के लिए 3 तरीका था, यानी टोटल 6 तरीका है, 6 रास्ता मिल जाएगा हमें। देख लो, आप सिंपल भी सोच सकते हो। मैं छपरा से हो तो ये यहाँ वाला ये रास्ता पकड़ता हूँ, इससे चला जाऊंगा, एक रास्ता हो गया, यह दूसरा रास्ता हो जाएगा, फिर यही रास्ता पकड़ के इससे जाऊंगा, यह 3 रास्ता होगा। यहाँ से जाता हूँ, यह चौथा रास्ता, यह 5वां रास्ता, आप पेंसिल पे ध्यान देखो, ये 6ठा रास्ता, तो टोटल 6 रास्ते होगा कि नहीं? यानी कि गुणन सिद्धांत में ध्यान रखना होगा कि अगर 2 कार्य हो रहे हैं, भिन्न भिन्न तरीके हो उनके करने के, और दोनों कार्य के होने पर ही कोई तीसरा कार्य हो रहा हो, कोई ऐसा कार्य यहाँ देख रहे हैं ना सी है, जो इन दोनों के होने पर होता है, तो उस कार्य सी को करने का तरीका क्या हो जाएगा? बस उन दोनों को करने का जो अलग अलग तरीका है उसमें सिर्फ गुणा कर देने से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यही गुणन सिद्धांत कहता है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, गणना के अगले सिद्धांत योग सिद्धांत के बारे में, एडिशन रूल। अगर कोई कार्य ए m भिन्न तरीके से होता है और दूसरा कार्य बी n भिन्न तरीके से होता है, तथा सी एक ऐसा कार्य है जो तभी होता है जब ए और बी में से कोई एक हो पाता है, यानी कि ए और बी साथ में नहीं हो सकते हैं, या तो कोई कार्य ए होगा या तो कार्य बी होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, तो कार्य सी को करने का कुल तरीका m + n हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे देखिए, मैं एक कमरा बना लेता हूँ, ये आपका रूम है, ठीक है, और इस रूम में ना मेरे पास दरवाजे हैं निकलने के लिए बाहर। मान लीजिए इस रूम से निकलने के लिए यहाँ लेफ्ट साइड में 2 दरवाजे हैं और राइट साइड में 3 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे हैं इधर, ठीक है, इधर हमारे 3 दरवाजे हैं और एक तरफ 2 दरवाजे हैं, यानी कि इधर 2 तरीका है और इधर आपका कितना है? 3 तरीका है। अब यहाँ पे बात करूं, मान लो इसको ए बी और इसको सी डी ई, ठीक है, इधर 2 तरीका है और इधर 3 तरीका है, ठीक है, दरवाजा नंबर ए बी और इधर सी डी ई है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि यदि कोई कार्य ए को करने के m तरीके है, मैं कहूँ दरवाजे बाएं तरफ के दरवाजे से निकलने का तरीका 2 तरीका है और दाहिने तरफ से रूम से है ना, दरवाजे से रूम से बाहर निकलने का तरीका दरवाजे से होते हुए कितना है? 3 तरीका है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और कहा जा रहा है इससे कि तुम्हें इस रूम से बाहर निकलना है, तो वो हो सकता है कि इन दोनों रास्ते से भी निकल जाए या इन तीनों रास्ते से भी निकल जाए। यानी कि यह यहाँ पे अगर देखो ए कोई कार्य है, इसको करने के m तरीके हो, कार्य बी को करने के n तरीके हो, और सी एक ऐसा कार्य है जो तभी होता है जब ए और बी में से कोई एक होता है, यानी कि यह एक ऐसा कार्य कर रहा है, तो वह कार्य क्या है भैया? तो कमरे से बाहर निकलना। तो कमरे से बाहर निकलना वह लेफ्ट वाले रास्ते से भी निकल सकता है और राइट वाले रास्ते से भी निकल सकता है। तो अगर मैं इसके बात करूं, लेफ्ट वाले रास्ते 2 हैं और इधर राइट वाले आपके 3 हैं, अगर इसको कमरे से निकलना होगा तो यहाँ कमरे से निकलने का कुल तरीका क्या हो जाएगा? 2 + 3 यानी कि 5। तो ध्यान रखना, अगर ए और बी ऐसे कार्य हो जो दोनों के होने पर कोई कार्य सी होता है, तब वह गुणा सिद्धांत पे आ जाएगा, और दोनों में से कोई एक होने पे आपका सी कार्य हो जाता है, तब वहां पे योग सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो आपको एक्सरसाइज जो आने वाला है उसमें योग और गुणन सिद्धांत के बारे में ही पता होना चाहिए, कहाँ पे योग सिद्धांत का प्रयोग करना है और कहाँ गुणन सिद्धांत का प्रयोग करना है। तो ध्यान रखना कि ए और बी अगर ऐसे 2 कार्य है जिन दोनों के होने पर कोई कार्य सी होता है, तो सी को करने का कुल तरीका क्या होगा? तो वह गुणन सिद्धांत का प्रयोग होगा, यानी कि ए के कार्य करने का तरीका और बी के कार्य करने का तरीका दोनों को गुना कर लेंगे, ठीक है। और अगर ए और बी ऐसे कार्य हो जिनको है ना, जिनमें से किसी एक के होने पर कोई कार्य सी हो जाता है, तो कार्य सी को करने का तरीका जो होगा वहां पे हम लोग योग सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, यानी कि ए को करने का तरीका और बी को करने का तरीका, दोनों के कार्य करने का तरीका का योग निकाल दिया जाता है, तो वो कार्य सी को करने का कुल तरीका प्राप्त हो जाता है। तो आपको यहाँ इस एक्सरसाइज में, आने वाले एक्सरसाइज 7.1 में हमें योग सिद्धांत और गुणन सिद्धांत, यही 2 चीजों पे ध्यान देना है। चलिए, तो यही आपके बेसिक कंसेप्ट थे और इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको 7.1 में मिलने वाले हैं। तो आप जब एक्सरसाइज में चलेंगे, हम उसके क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे और कैसे उसे बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से गणना का जो आधारभूत सिद्धांत बताए हैं उन्हीं के आधार पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनने वाले हैं। और क्रमचय और संचय के बारे में हम लोग आगे अगले वीडियो में फिर बड़े ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे।
तो आप देख रहे होगे मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ, कोई भी आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, बड़े ही कंसेप्चुअल तरीके से बताता हूँ, हर एक चीज को देख रहे हैं समझा कर, है ना। तो आप भी इसी तरीके से बड़े ही अच्छे तरीके से इसको समझिए, है ना, एक एक चीज को बारीकी से समझिए और फिर इसके क्वेश्चंस को बनाइए जैसे मैं बताता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इससे संबंधित वीडियो के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का आपको लिंक मिल जाएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। और आप मेरे अदर चैनल पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को सब्सक्राइब कर लेंगे, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, इसे भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरा है भारती भवन, भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, इसे भी सब्सक्राइब करेंगे, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।